हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं आज कहानी का अगला भाग, पार्ट 13, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। साल पहले। मिल्क केक? जारा ने कहा। हाँ, अलवर इसी के लिए फेमस है। तुम्हें एक बार चक्कर देखना चाहिए। 3 घंटे की ड्राइव के बाद हमने दिल्ली से अलवर तक 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। जारा कैब की बैक सीट में मेरे पास बैठी थी और खिड़की से बाहर ताक रही थी। वो क्या है? कोई किला? वो मेरा घर है। सच? काश की होता। मैंने हंसते हुए कहा। वो अलवर का किला है। इसे 15वीं सदी में उस समय के राजा ने बनवाया था। बहुत खूबसूरत है। तो मुझे शहर घुमाओगे ना? यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं आए हैं। वैसे अगर तुम्हारा ससुराल यहाँ पर होगा तो तुम कभी भी यहाँ आ सकोगी। ससुराल? उसने हंसते हुए कहा। केशव, मैं जानती हूँ कि मैं इस बात पर तुम्हें छेड़ती हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत क्यूट है। क्या? मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने की कोशिश? वो तो तुम पहले ही हो। लेकिन तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था? मेरे पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है और यही सब? नहीं। क्या? मजाक कर रही हूँ। मुझे सब याद है, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। यदि उन लोगों को मुझे पसंद करना है तो बेहतर होगा कि वे मेरे वास्तविक रूप को ही पसंद करें, पर वो नहीं जिसका दिखावा किया जा रहा है। ज़ारा, कम ऑन। ये लोग पेरेंट्स हैं। इनके सामने थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ता है। ओह, तो क्या रात को सोते समय मैं अपनी हॉट पैंट्स नहीं पहन सकती? ज़ारा, आर यू क्रेजी? रिलैक्स रिलैक्स। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे भी मेरी पेरेंट्स लोगों से बहुत बनती है। देखना, वो लोग मुझे प्यार करने लगेंगे। उनका बेटा तो पहले ही करता है। यह कहकर मैं उसकी तरफ झुका। कोशिश भी मत करना, उसने ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए कहा। जारा ने मेरे पेरेंट्स के बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ते हुए अपने नीले सफेद दुपट्टे को एडजस्ट किया। श्री नमन राज पुरोहित, एडवोकेट, महानगर कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तुमने अपने पेरेंट्स को बताया था ना कि मैं आ रही हूँ? जारा ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। बिल्कुल, मैंने कहा। हालांकि यह बात पूरी तरह सच नहीं थी। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने अपने पेरेंट्स को इतना ही बताया था कि वीकेंड के लिए मैं अपने एक दोस्त को साथ लेकर आ रहा हूँ। वो दोस्त एक लड़की है। ये केवल माँ को मालूम था, और उसका नाम जारा है। यह तो मैंने माँ को भी नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि उससे मिलने से पहले ही उसके बारे में कोई राय बना ली जाए। मैंने यह भी नहीं बताया था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक दोस्त है जिसे अलवर घूमना है, मैंने बस इतना ही बताया था। मेरी माँ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि यह दोस्त एक लड़की है। हाँ, और वो आईआईटी में अपनी पीएचडी कर रही है, मैंने कैजुअल लहजे में बोलने की कोशिश करते हुए कहा था। भारतीय पेरेंट्स लड़का लड़की के बीच की दोस्ती को लेकर तब थोड़े ज्यादा सहज होते हैं जब उसके पीछे पढ़ाई लिखाई वाली कोई वजह हो। मैं जानता था कि मेरे पेरेंट्स जारा से मिलते ही उसे पसंद कर लेंगे। मैं उन्हें यह बात बाद में बताने वाला था कि हमने पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला किया है। सॉरी, मैं किचन में थी, माँ ने दरवाजा खोलते हुए कहा। नमस्ते आंटी, जारा ने बहुत नजाकत से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। उसके हाथों की चूड़ियां खनक उठी। कितनी सुंदर हो, माँ ने कहा। जारा मुस्कुरा दी। माँ, ये जारा है, मैंने कहा, लेकिन मेरे ख्याल से माँ ने मुझे ठीक से सुना नहीं। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, उन्होंने जारा से कहा। लंच जल्द ही तैयार हो जाएगा, माँ ने किचन में जाते हुए कहा। अब मैं और जारा बैठक में अकेले रह गए थे।
ज़ारा सोफे पर बैठी थी और दीवारों का मुआयना कर रही थी, जिन पर राजस्थानी पेंटिंग्स और फ्रेम की गई तस्वीरें टंगी थीं। उसने राजनीतिक रसूख रखने वाले कुछ लोगों के साथ मेरे पिता के फोटो देखे। ये तो पीएम है, उसने कहा। हाँ, तस्वीर खिंचवाते समय वे सीएम हुआ करते थे। वाह, तुम्हारे पिता तो उन्हें करीब से जानते हैं। वो आरएसएस के सीनियर मेंबर जो हैं, यानी एक शादीशुदा आदमी जितना सीनियर हो सकता है उतने। मतलब आरएसएस में बड़े पद पर आमतौर पर उन लोगों को दिए जाते हैं जो शादीशुदा नहीं हैं। ऐसा क्यों? शायद समझदार लोगों को चुनने का ये तरीका हो। अगर कोई इंसान समझदार होगा तो शादी क्यों करेगा? ज़ारा ने किलकिलाते हुए कहा। फिर वह दीवार तक चलकर गई और तस्वीरों को और करीब से देखने लगी। मैं कल्पना करने लगा कि शादी के बाद वो इस घर में कैसी लगेगी। हम लॉन में बैठेंगे, वो मेरे माता पिता से बातें करेगी। शायद हमारे एक या दो बच्चे भी हो चुके होंगे। मैं सोचने लगा कि उनके नाम क्या रखे जाने चाहिए। क्यों न ऐसा कोई नाम रखा जाए जो हिंदू और मुसलमान दोनों में चलता है, जैसे कबीर। मैंने ज़ारा को देखा। वो इस बड़े से घर में बहुत ही नाजुक सी लग रही थी। वो छोटी लड़कियों की तरह अपने हाथ बांधे खड़ी थी। मैं बहुत खुश था कि आखिरकार वो मेरे घर पर आई थी। तुम बचपन में बहुत क्यूट थे, उसने मेरे एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को देखकर कहा। थैंक यू। उसके बाद तुम्हें क्या हो गया? शट अप, मैंने कहा। वो फिर हंस दी। सॉरी सॉरी, माँ ने बैठक में घुसते हुए कहा। वो अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। तुम्हें भूख लगी है? नहीं माँ, तुम बैठ जाओ। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हाँ बेटा, माँ ने मेरी तरफ स्नेह से देखते हुए कहा। वो सोफे पर बैठ गई और अपने पास वाली जगह को थपथपाकर इशारा किया। ज़ारा उठकर वहीं जा बैठी। माँ, ये ज़ारा है, दिल्ली से मेरी फ्रेंड। ज़ारा, ये माँ है। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ और ये मेरी इकलौती माँ है। ज़ारा ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मुस्कुरा दी। ज़ारा, और इसके आगे क्या? ज़ारा लोन आंटी। ओह, माँ ने कहा और चुप हो गई। फिर वे थोड़ा तेज गति से बोलने लगी, मानो अपने असहज होने को छुपाना चाहती। तुम बहुत खूबसूरत हो बेटा। क्या तुम कोई मॉडल वॉडल हो? माँ कम ऑन, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। उसने बीटेक के बाद सीधे आईआईटी में पीएचडी एडमिशन लिया है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। सॉरी, मैं तो तारीफ कर रही थी। ज़ारा ने कहा, आपका घर भी बहुत खूबसूरत है। मुझे दीवार पर लगी सभी तस्वीरें भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू बेटा। देखो ये कितनी वेल मैनर्ड है, माँ ने मुझसे कहा। तो क्या मैं नहीं हूँ? मैंने कहा। लड़कों को तो पता ही नहीं होता कि बातें कैसे की जाती हैं। मैंने हमेशा से चाहा है कि मेरी कोई बेटी होती, माँ ने कहा। फिर वे ज़ारा की ओर मुड़ी। ये लोन लोग कहाँ के होते हैं? भारत में जब तक लोग यह न जान लें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तब तक वे यह तय नहीं कर पाते कि आपके साथ सहज हुआ जा सकता है या नहीं। मैं कश्मीर से हूँ आंटी, श्रीनगर से। कोई 10 साल पहले दिल्ली चली आई थी। कश्मीरी? ओह, माँ ने थोड़ा ओह को थोड़ा खींचते हुए कुछ यूं कहा जैसे मैं किसी मंगल ग्रह पर रहने वाली लड़की को ले आया हूँ। कश्मीर भी इंडिया में ही है माँ, मैंने थोड़ा कटाक्ष के स्वर में कहा। पता है। देखो ना, लड़कों को बात करने का सलीका ही नहीं आता, उन्होंने ज़ारा की ओर देखते हुए कहा। फिर मुझसे बोली, अपने मेहमान को अपना रूम दिखाया? उन्होंने ज़ारा को मेरी मेहमान कहा था, मेरी दोस्त नहीं, जबकि वे केवल उसे ज़ारा भी कह सकती थी। इसे बहुत अच्छी शुरुआत नहीं कहा जा सकता था। दिखा दूंगा, मैंने कहा। गुड। फिर से ज़ारा से मुखातिब होते हुए बोली, तुम अलवर आज देखना चाहोगी या कल? जब भी केशव चाहे हम देखने जा सकते हैं। माँ ने इस हम शब्द से थोड़ा चकित होकर मेरी ओर देखा।
वैसे भी अलवर में देखने को ज्यादा जगह नहीं है। चलो अभी खाना खाते हैं। ज़ारा, होप यू डोंट माइंड, यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। कोई बात नहीं आंटी, मुझे तो शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। नहीं नहीं, मुझे लगा तुम लोग मांसाहारी खाना ज्यादा पसंद करते हो। जब पेरेंट्स आपकी गर्लफ्रेंड को तुम लोग कहें तो यह यकीनन अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। राजस्थान के सीएम अगले हफ्ते अलवर आ रहे हैं। मैंने उन्हें अपने घर बुलाया है, पापा ने कहा। उन्होंने अपने मोजे निकाले और जूतों के भीतर खोस दिए। वे शाम 8 बजे घर आए थे। ज़ारा मेहमानों के कमरे में थी और डिनर से पहले शावर ले रही थी। माँ पूजा घर में शाम की आरती कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि आज वे अपने भजन कुछ ज्यादा ही जोर से गा रही थी, शायद ज़ारा के सामने अपनी पहचान को स्पष्ट करने के लिए। मैं और पापा बैठक में थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे मेरी मेहमान के बारे में मुझसे कुछ पूछेंगे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही चीज थी। क्या तुम अगले हफ्ते यहाँ रह सकते हो? आखिरकार सीएम आ रहे हैं, उनसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। पापा, मुझे दिल्ली में काम है। क्या काम? तुम कोई रियल जॉब तो नहीं कर रहे हो? मैं उन्हें बताना चाहता था कि मेरा बॉस रियल जॉब्स में पाए जाने वाले बॉसेस से 10 गुना बदतर था। मेरी क्लासेस हैं पापा, स्टूडेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजस्थान के सीएम तुम्हारे घर पर आ रहे हैं और तुम्हें अपनी ट्यूशन की पड़ी है। मेरा तो काम ही वही है। तुम किसी कंपनी में कोई प्रॉपर जॉब करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ पापा, यह जॉब तो मैंने अभी ऐसे ही कर ली है। काश तुमने कॉलेज में ठीक से पढ़ाई की होती। मेरे लिए अपने दोस्तों को यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आईआईटी करने के बावजूद मेरे बेटे को प्रॉपर प्लेसमेंट क्यों नहीं मिला। मैंने नजरें झुका ली। हम इस पर इससे पहले भी कई बार बात कर चुके थे। एक अग्रसेन जी हैं, वे राजस्थान के प्रांत प्रचारक हैं। उनकी एक मार्बल फैक्ट्री है, वे तुमको जॉब दे सकते हैं। मैं राजस्थान की किसी फैमिली ओन्ड मार्बल फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता पापा। क्यों? कम से कम तब तुम रियल इंजीनियर होगे। एक ट्यूटर होने से तो यह बेहतर ही है। मैं किसी मल्टीनेशनल में काम करना चाहता हूँ या देश की किसी टॉप कंपनी में, नहीं तो फिर फर्क ही क्या है। उन्होंने निराशा से अपना सिर हिलाया। मैंने कहा, सीएम के आने का समय बता दीजिए, मैं कुछ घंटों के लिए आने की कोशिश करूंगा। ओह, तो अब तुम सीएम से बड़े हो गए। पहले तुम्हें सीएम के आने का टाइम पता चले, उसके बाद तुम आओगे। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि पूरे हफ्ते के लिए आने के बजाय। तभी ज़ारा ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। पापा ने आवाज सुनी, ऊपर कोई है? हाँ पापा, मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीकेंड एक दोस्त के साथ आ रहा हूँ। तुमने बताया था? तो वो यहीं पर है? हाँ, केवल वीकेंड में अलवर देखने के लिए। ज़ारा अपने रूम से बाहर निकली और नीचे उतरकर बैठक में चली आई। उसने पीले रंग की सादा सलवार कमीज पहनी थी। गीले बालों में वो और खूबसूरत लग रही थी। पापा ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मेरे कानों में फुसफुसाते हुए बोले, ये है दोस्त? हाँ, वो आईआईटी में पीएचडी कर रही है। लेकिन इससे पहले कि पापा कुछ कह पाते, ज़ारा हमारे पास पहुंच चुकी थी। नमस्ते अंकल, ज़ारा ने कहा। पापा उठ खड़े हुए, उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया। ज़ारा ने मेरी बात मानकर पूरी आस्तीन की कमीज पहनी थी, जिससे उसकी गर्दन और कलाइयां ढक गई थी। मैंने उसे साफ हिदायत दी थी कि उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। उसने कहा था कि ऐसा लग रहा है तुम्हारे पेरेंट्स तालिबान हैं। वो मेरी बात समझी नहीं थी। हमारे पेरेंट्स को हमारी चॉइस को रिजेक्ट करने के लिए केवल एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, और अगर आपने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं तो समझो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। पापा, ये ज़ारा है। ज़ारा, ये पापा।
पापा ने धीरे से सिर हिला दिया। फिर वो बैठ गए। पूरा कमरा इतना शांत हो गया था कि घड़ी के चलने की आवाज सुनी जा सकती थी। मेरे पापा, जो अभी कुछ देर पहले तक मुझे लेक्चर दे रहे थे, अभी एकदम खामोश हो गए थे। ज़ारा आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रही है, बिग डाटा नेटवर्किंग में, कंप्यूटर साइंस। पापा ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए, लेकिन वे चुप ही रहे। ज़ारा ने बात शुरू करने की कोशिश की। आप वकील हैं अंकल? आपकी अपनी एक प्रैक्टिस है? पहले करता था, अभी फुल टाइम संघ के लिए काम करता हूँ। आखिरकार पापा ने मुंह खोला। संघ? ज़ारा ने कहा। आरएसएस? तुम जानती हो आरएसएस क्या है? हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तुम कहाँ से हो? पापा ने पूछा। मेरे ख्याल से भारतीय पेरेंट्स को अपने बच्चों के दोस्तों से मिलते ही सबसे पहले उनका आधार कार्ड या एड्रेस प्रूफ मांगकर देख लेना चाहिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन ओरिजिनली कश्मीरी हूँ। ओह, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? ज़ारा लोन। ज़ारा लोन। पापा ने उसका पूरा नाम सुनकर एक गहरी सांस ली। हाँ, वो मुस्लिम है पापा, और वो किसी को काटती नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता था। मुझे इसकी माँ से कुछ बात करनी है, पापा ने कहा और उठ खड़े हुए। वे पूजा घर में गए। भजनों की आवाज आना बंद हो गई। भीतर से कुछ ऐसी आवाजें आने लगीं जिससे लग रहा था कि कोई गंभीर बातचीत हो रही है। सब ठीक है? ज़ारा ने पूछा। हाँ, क्यों? मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से मुस्कुराते हुए कहा। नाइस सलवार कमीज बाय द वे। अगले दिन शाम को मैं डाइनिंग टेबल पर अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था। ज़ारा अलवर के स्ट्रीट मार्केट से कुछ खरीदारी करने गई थी। तुम्हारे पापा जानना चाहते हैं कि तुम इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आए हो, माँ ने कहा। मैं पापा की ओर मुड़ा। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वे ये सवाल खुद ना पूछकर माँ से क्यों पूछने को कह रहे हैं। पापा, वो अलवर घूमना चाहती थी और मैंने सोचा कि उससे आप लोग भी मिल लेंगे। लेकिन हम लोग उससे क्यों मिलेंगे? पापा ने कहा। तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है ना, माँ ने कहा। मैंने तुम्हारे पापा को यही बताया कि ये दोनों केवल एक दोस्त है। वह अलवर घूमना चाहती थी, तुम उसे अपने घर ले आए क्योंकि यह सेफ। हाँ, लेकिन क्या? पापा ने कहा। वो मेरी एक अच्छी दोस्त है पापा। अच्छी दोस्त? लड़कियां किस लड़के की अच्छी दोस्त होती हैं? पापा ने कहा। मैं उनसे कहना चाहता था, हर नॉर्मल लड़के की। तुम एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की को घर ले आए और हम सवाल भी नहीं पूछ सकते? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? माँ ने पापा को शांत कराते हुए कहा। आईआईटी में हर जगह के स्टूडेंट्स आते हैं। वो अच्छी लड़की लगती है। अलवर देखेगी और चली जाएगी। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है राजपुरोहित जी? तुम्हारा बेटा एक मुसलमान लड़की को लेकर घर आता है और तुमको इससे चिंता नहीं होती? पापा ने कहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा दोष क्या है, यह कि मैं एक मुसलमान लड़की को घर लेके आया था। क्यों बेटा, चिंता वाली तो कोई बात नहीं है ना? माँ ने पूछा। चिंता? शायद ज़ारा और मेरा साथ होना उनके लिए चिंता वाली बात थी। माँ, क्या आपने नहीं कहा कि वो बहुत खूबसूरत है? हाँ तो? वो इंटेलिजेंट भी है। वो आईआईटी से पीएचडी कर रही है बिग डाटा नेटवर्किंग पर, कटिंग एज स्टफ। बिग डाटा क्या? कोई डाटा पैकेज है क्या? माँ ने कहा। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर ज़ारा के थीसिस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो समाज के लिए भी काम करती है। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचती। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कश्मीर के लिए भी कुछ करना चाहती है। ये सब ठीक है, लेकिन तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? माँ ने कहा। माँ और पापा दोनों मुझे घूर कर देख रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। माँ, मुझे वो पसंद है। क्या? माँ ने चौंकते हुए कहा। मुझे ज़ारा पसंद है। ज़ारा भी मुझे पसंद करती है। हम साथ साथ जीवन बिताना चाहते हैं। देखा,
पापा ने चिल्लाते हुए कहा। वे डाइनिंग टेबल से उठ खड़े हुए थे। मैं इसका बाप हूं, कोई मूर्ख नहीं। मैं तो उसे देखते ही पूरा माजरा समझ गया था। साथ साथ तो क्या तुम उस मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हो? माँ ने कहा। मैं जारा के साथ होना चाहता हूँ, जो मुसलमान है और जिसकी लंबाई 5 फीट 3 इंच है। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद है। लेकिन इन सब स्टूपिड चीजों का आखिर क्या मतलब है? एक लड़की का मुसलमान होना कुछ मायने नहीं रखता? माँ ने पूछा। इसके बाद पापा ने वही पंक्तियां दोहरा दी जो आज तक लाखों भारतीय पतियों ने कही होंगी। लो, अपने राजकुमार को थोड़ा और पुचकार लो। पहले तो ये अपनी क्लास में फिसड्डी निकले, फिर ये अपने लिए कोई जॉब नहीं ढूंढ सके, और अब ये महाशय एक मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं। ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। माँ उठी और मेरे सिर पर एक चपत लगाई। बचपन के बाद पहली बार उन्होंने ऐसा किया था। आउच, मैंने अपना सिर सहलाते हुए कहा। एक राजस्थानी माँ के हाथ की चोट बहुत तगड़ी होती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुसलमान लड़की से ब्याह करोगे? उन्होंने कुछ ऐसे अंदाज में कहा। मुसलमान नहीं, कश्मीरी मुसलमान, पापा ने कहा, जैसे कि जारा एक प्लेन वनीला मुसलमान होने से भी बदतर थी। पापा, वो दिल्ली के एक अच्छे परिवार की एजुकेटेड लड़की है। उसके जैसे तमाम लोगों ने ही हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया है, पापा ने कहा। क्या? जारा तो कश्मीर में अमन चैन कायम रखने के लिए ब्लॉग लिखती है, मैंने कहा। आप क्या बात कर रहे हैं पापा? ब्लॉग क्या? ब्लॉग यानी वो इंटरनेट पर कश्मीर में अमन चैन बनाए रखने की बात लिखती है। उससे बात कीजिए, उसके विचारों को जानिए। मैं कश्मीर के बारे में इन कश्मीरी मुस्लिमों से बात नहीं करता। तुम तो मुझे ये बताओ कि वो मेरे घर से कब जा रही है, पापा ने कहा। वे चलकर सोफे के पास गए और उस पर बैठ गए। टीवी चलाते ही उनका मूड और खराब हो गया। इंडियन आर्मी पर कश्मीरी पत्थरबाजों के हमले को लेकर एक न्यूज चैनल पर प्राइम टाइम डिबेट चल रही थी। देख लो इन्हें, हरामखोर लोग। हमारी आर्मी इनकी रक्षा करती है और ये उल्टे हमारे जवानों पर ही पत्थर बरसाते हैं और आतंकवादियों को अपने घरों में पनाह देते हैं। मैं टीवी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे कश्मीर समस्या के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन बात इतनी भी सरल भी नहीं है कि हम उन लोगों को एहसान फरामोश बोलें। तुम्हारा दिमाग बहक गया है। पापा, जारा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये किसी स्टूपिड पॉलिटिक्स से जुड़ा सवाल नहीं है। प्यार? माँ की चीख घर के हाथों में गूंज गई। प्यार? तुम्हारे पापा सही कहते हैं, तुम्हें अपने दिमाग की जांच करा लेनी चाहिए। नहीं पापा, आप मुझसे बात करो, मुझे बताओ कि जारा में क्या कमी है। मैं इस मामले में बात ही नहीं करना चाहता। इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना कर दो। अगर जारा राजस्थानी राजपूत होती तब तो आपको कोई एतराज नहीं होता, है ना? अपने पापा से बहस मत करो, नहीं तो तुम्हें एक और चपत लगेगा, माँ ने कहा। मैंने माँ से मिन्नत करते हुए कहा, माँ प्लीज, उसके मजहब से परे हटा कर देखिए उसे। कैसे? क्या हमारे खानदान में से कोई भी ऐसा कर सकेगा? मुझे सच सच बताओ, लोग ऐसी शादी पर क्या बोलेंगे? तो क्या बात इतनी ही बात है कि वेडिंग सेरेमनी में क्या गॉसिप होगी? बात केवल इतनी नहीं है, माँ ने कहा। बात यह है कि तुम अपने पापा की इज्जत नहीं करते और इससे उन्हें तकलीफ हो रही है। मैंने सुना कि पापा सुबकने लगे हैं। जब पेरेंट्स इमोशनल ड्रामा करने पर आमादा होते हैं तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। हर भारतीय घर में सुबकने वाले पापा और तमाचे जड़ने वाली माएं बच्चों को उनके रास्ते पर लाने का तयशुदा जरिया होते हैं। अब ये क्या है पापा? ये आरएसएस में है, माँ ने कहा। इससे पहले इनकी शादी के कारण इनकी तरक्की नहीं हो पा रही है। अब जाकर इन्हें एक प्रमुख पद मिलने का समय आया है। तो तुम एक मुसलमान लड़की से शादी कर लोगे तो लोग क्या बोलेंगे? लेकिन इन दोनों बातों में क्या ताल्लुक है? आरएसएस तो एक सामाजिक संगठन है ना, भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला।
वो लोग तो हमेशा यही बोलते रहते हैं। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि ये नहीं सुनेगा। पापा ने कहा, ये उस टेररिस्ट से ही शादी करेगा। मैंने कहा था। टेररिस्ट? मैं चिल्लाया। वो एक आईआईटी स्टूडेंट है। चुप रहो, माँ ने कहा, बहुत हो गया। अच्छा, मूर्ख बनाया तुमने मुझको। तुम उस लड़की को आज रात ही यहाँ से जाने को बोल दो। आज रात ही? हाँ। इस समय तो दिल्ली तक ड्राइव करके जाना भी सेफ नहीं है। तुम्हारे पापा आरएसएस वालों को बोलकर उसे छुड़वाने का बंदोबस्त करवा देंगे। क्यों, करवा दोगे ना राजपुरोहित जी? मेरे पिता ने सिर हिला दिया। और तुम उससे दूर ही रहो। लेकिन माँ, या फिर हमसे दूर रहो, पापा ने कहा। माँ, ये गलत बात है। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं खुद को आग लगा लूंगी, माँ ने कहा। राजपुरोहित जी, उसे दिल्ली छोड़ने के लिए किसी को बुलवाओ। डोरबेल बजी। पापा उठे और दरवाजा खोला। मैं मिलकेक लाई हूँ, कोई खाना चाहेगा? जारा की चहकती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। 1 घंटा और, मैंने अपने फोन पर गूगल मैप्स चेक करते हुए कहा, और तुम हिमाद्री पहुंच जाओगी। सुकेतु, अलवर के संघ स्वयं सेवकों में से एक, हमें अपनी होंडा सिटी में दिल्ली ले जा रहा था। एक और किशोर स्वयं सेवक राजपाल सुकेतु के साथ बैठा था। जार और मैं पीछे बैठे थे। ऐसा कौन सा जॉब इंटरव्यू एकदम से आ गया? सारा ने कहा, जो इस तमाम जल्दबाजी से थोड़ी सख्ते में थी। तुम ओलेक्स जानती हो? सेकेंड हैंड चीजों की वेबसाइट। मैंने मनगढ़ंत बात कह दी। वास्तव में मुझे कुछ किलोमीटर पहले ओलेक्स का एक एड बैनर दिखाई दिया था। क्या जॉब है? कोडिंग, और क्या? ओह, और वो लोग संडे को ही तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हाँ, कल सुबह उनके सीईओ दिल्ली आ रहे हैं। भैया, मैंने भी ओलेक्स से एक सेकेंड हैंड मोबाइल फोन लिया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, राजपाल ने कहा। ओके, तो ये कमबख्त आगे बैठकर हमारी पूरी बातचीत सुन रहे हैं। कौन सा ब्रांड? सुकेतु ने कहा। रेडमी, राजपाल ने कहा। केशव भैया, अगर आपको ओलेक्स में काम मिल जाए तो हमें भी सबसे बढ़िया डील्स के बारे में सबसे पहले बता दिया करना। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा। संडे? संडे? सीईओ तुमसे संडे को मिल रहे हैं, और वो भी एक कोडर जॉब के लिए, जारा ने कहा। पता नहीं जारा, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ये मेरा वीकेंड था और तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह अपने पेरेंट्स से मिलवाना था। तुम उनसे मिली ना? लेकिन तुम्हें उनसे हमारे बारे में बात करनी थी। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मैंने आगे बैठे दोनों लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन जारा ने इसकी अनदेखी कर दी। क्या मैं उन्हें पसंद नहीं आई? आर यू मैड? तुमने सुना नहीं माँ क्या कह रही थी कि तुम कितनी सुंदर हो? इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने मुझे पसंद भी किया हो। उन्होंने तुम्हें पसंद किया, बिल्कुल पसंद किया। तुम डिनर के लिए किसी ढाबे पर रुकना चाहोगी? सुकेतु भैया, हम जल्दी से कुछ खाकर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, जारा ने कहा। हम एक ढाबे पर एक चारपाई की ओर बढ़ रहे थे। हम रंगीन ढाबे पर रुके थे। दिल्ली की रेलम पेल में घुसने से पहले यह आखिरी ओपन एयर ढाबों में से एक था। सुकेतु और राजपाल टॉयलेट गए थे, जिससे हमें 1 मिनट की प्राइवेसी मिल गई थी। जारा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग पहले तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लें। लेकिन हमें तो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना डिसाइड किया था। हाँ, लेकिन हम उनसे भी तो शुरू कर सकते हैं, मैंने मेन्यू पलटते हुए कहा। तुम गोभी पराठा खाना चाहोगी? ऐसा लग रहा है तुम अपने पेरेंट्स के यहाँ से जान बचा कर आ रहे हो, जारा ने धीमी आवाज में कहा। ऐसा कुछ नहीं, ओके? आई एम नॉट चिकनिंग आउट। मैं किसी से डर कर नहीं भाग रहा, मैं तेज आवाज में बोला। हाँ भैया, यहाँ चिकन खाना सेफ नहीं है, राजपाल ने कहा। वो वॉशरूम से लौट आया था। तो दोस्तों,
उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी पार्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।